ठीक है, वी आर डूइंग मोल कंसेप्ट। अब मोल कंसेप्ट के अंदर जो एक इम्पोर्टेंट लॉ है, पहले तो हमने सारे गैस लॉज रिवाइज किए, उसके बाद हमारा एक एवोगाड्रोस लॉ काफी इम्पोर्टेंट है, और उसने हमें कुछ कुछ एक ऐसी चीजें बताई जिससे वी वर क्वाइट सेटिस्फाइड कि यस एवोगाड्रो लॉ आया है तो उससे काफी चीजें सिंप्लीफाई होगी। जैसे सबसे पहले उसने हमें गै-लुसैक्स लॉ को एक्सप्लेन कर दिया। अब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे सब कुछ सेम हुआ, लेट्स सी टू दैट। अब देखो एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आपके टेम्परेचर या प्रेशर की कंडीशन सेम रहती है, तो अगर आप इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेते हो, चाहे वो अलग अलग गैसेस भी हों, उनके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज व्हाट एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स। अब अब इसका ये मतलब है कि जो गै-लुसैक्स लॉ था, उसने हमें क्या कहा, जो सब्सटेंस जब एक सिंपल रेशो में रिएक्ट करते हैं बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसका क्या मतलब है कि उनकी जो वॉल्यूम होगी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स की, वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशो में आ जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखती हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म HCl। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, व्हाट इज इट कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गिव्स अस 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ये तो हो गया गै-लुसैक्स लॉ। लेकिन इसको अगर हम ये लेके चलते हैं कि n मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, n मॉलिक्यूल्स क्लोरीन के जब रिएक्ट कर रहे हैं, दे आर गिविंग मी 2n मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। ये हमारा क्या हो गया, एवोगाड्रोस लॉ हो गया। तो एक तरह से इस लॉ ने हमें क्लियर कर दिया कि गै-लुसैक्स जो कह रहा है, जो उसने स्टेटमेंट दी है, दैट वाज क्वाइट करेक्ट। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, और उसने जो एवोगाड्रो लॉ है उसने हमें किसी भी गैसियस स्टेट, किसी भी गैसियस एलिमेंट के ना हम एटॉमिसिटी बता सकते हैं। दैट वाज द बेस्ट थिंग व्हाट ही डिड। अब इस लॉ ने जो किया, देखो इसमें कैसे उसने किया, ये ही डिड वेरी नाइसली। अब देखो H2+ हम इसी रिएक्शन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने ये मान लिया ये n मॉलिक्यूल है, ये भी n मॉलिक्यूल है, ये 2n मॉलिक्यूल है। अब हमने इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, व्हाट आई गॉट n/2 और ये मेरे को मिल गया सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल नंबर। अब देखो ये क्या हो गए, एटम हो गए। इसका ये मतलब बना कि अब हमारे को ये पता था कि n/2 मतलब क्या है कि हम एटम को हाफ कर रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एटम इज नॉट एट ऑल डिविजिबल, वो डिविजिबल है ही नहीं। तो इसका ये मतलब बना कि जो हाफ H2 का ये मतलब है कि एक एटम होगा। इसी तरह से हाफ क्लोरीन का क्या मतलब है कि देयर विल बी 1 एटम ऑफ क्लोरीन। क्लियर? ठीक है, हाफ, क्योंकि एटम देखो आधा नहीं हो सकता, तो उसने हमने ये कहा कि n/2 मतलब कि एक एटम है, और n/2 क्लोरीन का भी एक एटम है, हाइड्रोजन का भी एक एटम है। इसका मतलब n क्या बना, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, और n ऑफ क्लोरीन क्या बना, 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो इसका मतलब उनकी एटॉमिसिटी पता चल गई हमें, H2 की क्या होती है 2, क्लोरीन की क्या होती है 2। क्लियर? अब इसने बताया कि गैसियस कंपाउंड का अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो आप इस लॉ की हेल्प से बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब कैसे निकालना है वो देखो, सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। अगर आप एक फॉर्मूला की बात करते हो, फॉर्मूला मतलब जैसे अगर हम मैथ्स में लगाते हैं, तो आप उसमें क्या होता है, जो भी वेरिएबल चीजें होती हैं हम उसको एक डेफिनेट कंपैरिजन में रखते हैं। जैसे सपोज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये वेरिएंस होता है। तो इसमें क्या रहता है, हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में फॉर्मूला मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कि ये हमें ये बताएगा कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर उसके एक मॉलिक्यूल में जो गैसियस या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो किस नंबर में प्रेजेंट है, उनका जो नंबर ऑफ एटम्स। जैसे सपोज अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl में वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव क्लोरीन, तो उनका क्या नंबर है, कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितने क्लोरीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ओजोन, ओजोन में कितने हैं, देन अमोनिया, अमोनिया में कितने हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, पर कितने कितने हैं। सो दैट इज डिटरमाइंड बाय योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें अमोनिया का एग्जांपल गिवन है। अमोनिया जो है इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और इट इज नोन कि 2 वॉल्यूम ऑफ जो आपका अमोनिया होता है, इट वुड डिकम्पोज टू फॉर्म 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब 2n मॉलिक्यूल्स इसके, n मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन का, एंड 3n जो है वो हाइड्रोजन का। अब सीधा सीधा ये हो गया कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये आपके 2 एटम्स हो गए, ये आपके 6 एटम्स हो गए। क्लियर? अब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब ये इसके एक मॉलिक्यूल में इसका तो एक ही एटम प्रेजेंट है, और इसके आपके 3 एटम्स प्रेजेंट है। तो फॉर्मूला बिकम्स NH3। इज इट क्लियर रिद्धिमा? ठीक है, चलें। नाउ इट एस्टैब्लिश्ड द
हाँ जी, दोबारा तो नहीं बताने की जरूरत, आ गया ना समझ में? चलो, it establishes relationship between relative vapor density of a gas and its relative molecular mass. ये important है। सबसे पहले तो relative जो ये vapor density है ये क्या है? It is actually, ये ना एक ratio होता है। किस किस का ratio होता है? This is a ratio between mass of volume of V, मतलब वॉल्यूम V ऑफ अ गैस एंड मास ऑफ वॉल्यूम V ऑफ हाइड्रोजन। मतलब आपने जिस गैस की आपने रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, वेपर डेंसिटी, वो आपकी उसकी वॉल्यूम और हाइड्रोजन की वॉल्यूम हमने इक्वल लेनी है। आपका टेम्परेचर, प्रेशर दोनों की कंडीशन सेम होनी चाहिए। तो उस केस में जो रेशियो निकलता है उनके मासेस के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेपर डेंसिटी। एंड वेपर डेंसिटी आपका, इसको हम डिफाइन अगर हमने करना है तो इट इज द रेशियो बिटवीन मासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एंड हाइड्रोजन अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? ठीक है बेटा जी। सो इसके हिसाब से रिलेटिव जो वेपर डेंसिटी है, जैसे मैंने आपको ये कहा कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस अपॉन मास ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हमें हाइड्रोजन का तो क्लियर है कि उसमें दो एटम्स होते हैं, राइट? तो इसका मतलब बना ये जो टू था, वी विल टेक टू दैट साइड। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे मूव ऑन कर दिया। तो ये देखो, टू एटम्स है ना, अगर सिंगल एटम का करोगे तो 1 ग्राम होता है, तो डिवाइडेड बाय 1 वो तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस टू को वी टेक टू द left hand side, so it becomes twice of relative vapor density is equal to mass of molecule, one molecule of gas। तो आप ये देखो, आप बड़े आराम से मोलर मास निकाल सकते हो, तो आपको आराम से पता चल जाएगा कैसे निकालना है अगर उसकी वेपर डेंसिटी आपको गिवन है। सो इट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है बेटा, अगर आपने इसमें मोलर वॉल्यूम दी गई गैसेस की एसटीपी पे, और साथ के साथ इसने एवोगाड्रो नंबर इंट्रोड्यूस कर दिया, एंड दैट रियली रिवोल्यूशनाइज द कांसेप्ट इन केमिस्ट्री। उससे काफी चीजें क्लियर हुई। एक वॉल्यूम, अगर एसटीपी पे वॉल्यूम हमें पता है तो वी कुड यूज गैस इक्वेशंस इन वेरियस वेज। तो सबसे पहले मोलर वॉल्यूम होती क्या है, जो 1 ग्राम मोलिकुलर गैस जो है उसको जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, दैट इज कॉल्ड एज मोलर वॉल्यूम। या हम कह सकते हैं जो भी एक गैस का एक मोल होता है उसने कितनी जगह ऑक्युपाई की एट एसटीपी, उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स या फिर 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब देखो, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एसटीपी पे उसका जो मास होता है, इट इज नोन, ये हमें नोन है, दैट इज इक्वल टू 0.089 ग्राम। ठीक है, ये हमें ना पता है इस चीज का। ओके, तो 1 डेसीग्राम ऑफ एनी गैस वो क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी इनटू जो भी हाइड्रोजन है। ओके, क्लियर हो गया? अब किसी की भी डेंसिटी जो है किसी गैस की, दैट विल बी ऑक्युपाइंग 1 बाय 0.089, दैट मींस 11.2 लीटर्स। ट्वाइस डी इज इक्वल टू 22.4, और ट्वाइस डी क्या था, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हो गया? ये हमने अभी कैलकुलेट किया था कि ट्वाइस ऑफ जो डेंसिटी था वो आपका क्या था, मॉलिक्यूलर मास था। so that means that is equal to 22.4 liters, this accounts for the molar volume। और साथ के साथ जो एवोगाड्रो नंबर क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर मास में आपके 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर हो गया? तो इससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है काफी ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया था। ठीक है, तो इसने हमें काफी चीजों को बता, देखो फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया, इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। हमें ये पता लग जाता है कि उस सब्सटेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से थे और वो कितने नंबर में प्रेजेंट है। आपको ये क्लियर हो जाएगा कि उसके अंदर अगर जो भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो किस रेशियो में प्रेजेंट है, इंडिविजुअली कितने कितने प्रेजेंट है, बाय मास एंड बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो ये क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर के केस में क्या है, H2O। सो जो रेशियो गिवन है दैट इज 2:1, और वो हमेशा 2:1 ही रहेगा। अगर 2:1 का रेशियो है तो वो वाटर है, अगर ये 2:2 का रेशियो हो गया तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये आपका रेशियो जो है वो यूनिक रहता है एक पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए। अब इसमें ये चीज आप पहले भी कर चुके हैं। अगर आपको फॉर्मूला लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हो, तो अब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिया मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी एलिमेंट जिसकी पॉजिटिव वैलेंसी होती है, पॉजिटिव वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय मेटल्स, तो वो हम पहले लिखते हैं और बाद में नॉन मेटल्स लिखते हैं। जैसे कि हमने इस केस में लिख दिया मैग्नीशियम, और उसकी वैलेंसी हमने टॉप पे लिख दी, और नाइट्रोजन उसकी वैलेंसी भी हमने टॉप पे रख दी। देन वी क्रिस क्रॉस दीज वैलेंसीज।
ओके, सो आयरन जो सॉरी नाइट्रोजन की वैलेंसी है वो मैग्नीशियम के फुट पे आ जाएगी और मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रोजन के फुट पे। सो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर कुछ कॉमन आता है तो हम उसको कट ऑफ कर देते हैं। ओके, है बेटा? तो ये तो हम कर लेंगे, फॉर्मूलाज तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है बेटा हमारा एक और चीज है, दैट इज योर परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इसको इस टाइप के क्वेश्चंस करना ना वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सिंपल छोटा सा फॉर्मूला लगना है। वो क्या फॉर्मूला होता है? जो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला है, उसी को ही हमने अप्लाई करना है। सिर्फ हमने इसको ना नाम नूम कुछ दे दिया अच्छे से, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर नॉट डूइंग मैथ्स, वी आर डूइंग केमिस्ट्री, तो हमने इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ही दिया है। Percentage of an element in a compound is equal to total weight of element in one molecule divided by gram molecular weight of the compound into 100। अब देखो बेटा, जब आप वो निकालते हैं, क्या बोलते हैं, परसेंटेज निकालते हो, ऊपर हमेशा हम गिवन वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये जो है वो गिवन वैल्यू हो जाएगी। मतलब आपने एक मॉलिक्यूल के अंदर वो एलिमेंट कितना प्रेजेंट है वो डिवाइडेड बाय टोटल वेट, जो आपका कंपाउंड का टोटल मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, इनटू 100। तो एक तरह से ये हमारा गिवन बन गया और ये हमारा टोटल बन गया इनटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, ये अभी हम करके बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला और वो एक बेक सा आइडिया दे देती हूँ, सो दैट जब हम न्यूमेरिकल्स करें फिर मुश्किल ना आए। बेटा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है कि एक्चुअली ये ना आप ये लगा लो कि एक जैसे हम ड्राइंग में एक रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, रफ ड्राइंग बनाते हैं एक बिल्कुल हल्के हाथ से, उसको एक रफ सी फीचर्स दे देते हैं, ये वही चीज है। इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मूला जिसमें हमें जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स का एक सिंपल रेशो मिल जाता है इन होल नंबर्स। ठीक है, और इसमें एक ये होता है कि इट्स नॉट द डेफिनेट बट इट्स द कॉमन चीज। मतलब जैसे सपोज करो मुझे मीथेन का निकालना है, मीथेन इज एक्चुअली, मीथेन ने अगर मुझे प्रोपेन का निकालना है तो इट विल बी C3H8। ओके, तो मैं इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या निकालूंगी, तो वो मेरा CH3, क्योंकि इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं C2H2 लूंगी तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कॉमन निकाल के CH आ जाएगा। CH विल बी द रफ वर्क। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जैसे इन्होंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो आपका फॉर्मूला बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट विल बी HO, 1:1 का रेशो। ठीक है, ये 2:2 का रेशो भी हो सकता है, जैसे कि अब ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला ग्लूकोज का CH2O, तो दिस इज 1:2:1। तो मतलब क्या है कि एक्चुअली इसमें ये रहता है कि हम एक उसका बिल्कुल जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे उनका कॉमन निकाल देते हैं, जो लेफ्ट ओवर बच गया दैट इज योर एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर है? N क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, है ना, आपके कितने होने चाहिए। सो अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये एक और टर्म आ जाते हैं। ये होता है जो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकालते थे, सेम आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है। आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जितने भी नंबर में प्रेजेंट है, उनका सबका मास निकाल के एड अप कर देना एंड यू विल बी गेटिंग योर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ओके, तो अब ये निकालना कैसे, इसमें क्या होता है, परसेंटेज निकालनी होती है। मैं आपको स्ट्रेट अवे एग्जांपल से सिखाती हूँ। देखो बेटा, इसमें हमें मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ। अब इन्होंने परसेंटेज ऑफ मास हमें गिवन है। मैग्नीशियम का है 9.76 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 24। तो हम इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं? जो भी आपका यहाँ पे मास परसेंटेज होती है डिवाइडेड बाय योर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी, तो 9.7/24, तो आपकी ये वैल्यू आ जाती है। दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स जो ये मैग्नीशियम उस पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में या एक एम्पिरिकल फॉर्मूला में प्रेजेंट होगा। क्लियर है? सेम हमने सल्फर से निकाली, ये हमें परसेंटेज गिवन थी, ये हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता है, तो जब हमने डिवाइड किया वी गॉट दिस थिंग। देन ऑक्सीजन, उसके बाद क्या करना होता है, इन सबका ना, इन सबको कॉमन नंबर से डिवाइड करना होता है कि आपको जो आंसर मिले वो होल नंबर रेशियो मिले। एंड एज यू कैन सी ये 0.406 से डिवाइड हो रहा है, तो आई एम गेटिंग 1:1:4:7। इसका मतलब MgSO4.7H2O। क्लियर है? क्लियर हुआ ये? यस, हाँ जी। ठीक है। तो ये आपका इसमें सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे डेसिमल्स में आता है। इन द एंड आपका होल नंबर रेशियो आ जाता है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती आपको। ठीक है जी, अब आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब ये N क्या बोला है भाई, N भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब N क्या होता है आपका, N इज योर
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, ठीक है, आपको ये चीज गिवन होगी, ठीक है, या तो n गिवन होगा या फिर आपको मॉलिक्यूलर वेट गिवन होगा या मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट गिवन होगा, मतलब आपको जो फॉर्मूला यूज करना है दैट विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। सेम यही चीज करके उसके बाद n जो निकलेगा उससे आपने इसको इनटू कर देना। क्लियर है बेटा? ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, तो इसके साथ हमारी जो थ्योरी पार्ट है ना वो फिनिश हो गया। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट। तो हम पहले हमारा जो बी पार्ट है उसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं मोल कंसेप्ट के, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर। नाउ यस, देखो बेटा, now what our question says, the number of atoms in one mole is 6 into 10 to the power 23. Calculate the number of molecules in 14 gram of nitrogen gas. अब सबसे पहले देखो, एक किसी भी मोलर मास के अंदर किसी भी सब्सटेंस के 6 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब 1 मोल का मास क्या होता है नाइट्रोजन का? जैसे मैंने आपको बताया, मोल मतलब कि उसका मोलर मास निकालना है आपने, सो दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम। इसका सीधा सीधा मतलब बना कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इट विल कंटेन 6 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। तो 1 ग्राम ऑफ कितना हुआ? 6 into 10 to the power 23 अपॉन 28। तो 14 ग्राम में कितना आया, हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस आई एम गेटिंग 3 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। वैसे तो अगर हम खुद ही देखें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू गिवन मास, हाँ जी। है ना? एक मिनट, ये तो कुछ और ही हो गया। ठीक है, गिवन मास और अपॉन मोलर मास, तो उससे क्या होता है, आपका n आ गया। अब इस केस में n आपका क्या आना था? 0.5, 0.5। तो जब आप उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। नाउ द क्वेश्चन इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो, इसका सबसे वही चीज है, हम पहले क्या निकाल लेंगे, 1 मोल ऑफ मतलब 1 मोलर मास निकाल देंगे, तो वो हमें पता है 18 ग्राम होता है। अब इसमें हमसे पूछा है एटम्स, इस वर्ड को दोबारा से स्ट्रेस कर रही हूँ, एटम्स। अब H2O, H2O में कितने एटम्स है रिद्धिमा? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, तो कितने एटम्स बन गए टोटल? 3। उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया, अगर हाइड्रोजन करता तो 2 एटम्स थे, ऑक्सीजन करता तो 1 एटम था। क्लियर है बेटा? हाँ तो जी। इसका मतलब इसके पास 3 टाइम्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो इसका मतलब 3 into 10 to the power 23 atoms, which means 18 into 10 to the power 23 atoms. क्लियर बेटे? यस मैम। अब चलते हैं हाँ जी। नेक्स्ट। अब देखो, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस इन 111 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। तो जब हम इसका मास निकालते हैं, आई एम गेटिंग 111 ओनली। अब आप देखो, इन्होंने हमसे स्पेसिफिकली पूछा है क्लोराइड आयंस, तो CaCl2 मतलब इसमें क्लोराइड आयन कितने हुए? 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 111 इसके अंदर 6 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आयंस कितने होंगे क्लोराइड के? into 2। तो ये बन जाएगा 2 into 6 into 10 to the power 23, which comes out to be 12 into 10 to the power 23 क्लोराइड आयंस। क्लियर बेटा? हाँ जी। एक बार ना इसको दोबारा भी करके देखना, ये आपको क्लियर ही तभी होगा। अब जैसे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ इट। अब इन्होंने ना वो कर रखा है, मतलब दूसरी चीज से, लेकिन अगर आप इसको वैसे लिखोगे ना तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इसमें 160 ग्राम आपका क्या हो गया, गिवन मास हो गया, ठीक है। और मोलर मास हमने निकाल देना है Na प्लस OH प्लस O प्लस H, ठीक है, हम ऐसे करेंगे ना। तो Na का क्या होता है, Na is 23, O is 16 and hydrogen is 1। तो इसका मतलब ये 40 ग्राम आ गया। दिस विल बी गिवन, ये हमारा मोलर मास हो गया। तो N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 160, 160 डिवाइडेड बाय 40, तो कितने आ गए? 4 मोल्स आ गए। और इन्होंने हमसे 4 पूछे, मोल्स ही पूछे हैं, नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है बेटा? ठीक है, हाँ जी। ये इजी है। इसमें सिर्फ ना आपने ये, अब जैसे देखो, इसमें मैं आपको बताती हूँ, व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 2.5 मोल्स और स्लेक लाइन।
CaOH होल्ड रॉय। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलर मास निकाल देंगे। ठीक है, अब मोलर मास निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हमें इसका ये 40 है ना प्लस 32, या हम ऐसे कर सकते हैं 16 प्लस 1 कर दो, उसको इंटू 2 कर देना, तो यू विल बी गेटिंग 74। अब n आपको पता है 2.5, गिवन मास हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाय 74, तो 74 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप दिमाग में एक ही अगर आप फॉर्मूला रखते हो ना, तो उससे आपके लिए इजी हो जाता है। या इन्होंने भी ऐसे ही है, वो सेम ही चीज है, लेकिन बेटा अगर हम एक ही फॉर्मूला पे स्टिक रहते हैं तो आपके लिए इजी रहेगा, आप कंफ्यूज कम होंगे। तो जब आप हम 74 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई एम गेटिंग 185 ग्राम एज इट्स मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ स्ट्रेट। क्लियर बेटा? नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको क्या हम अपने फॉर्मूला से कर सकते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का करना है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपका है यस वन एटम ना, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 16। ठीक है, इसका मतलब वन एटम का कितना होगा, 16 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर इज 2.657 इंटू 10 टू द पावर -23। क्लियर हो गया? देन ही इज आस्किंग वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूल का मास क्या हो जाएगा 32, क्योंकि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी होती है 2, तो 16 2 इज 32। यहाँ पे ये मिस्टेक होती है बेटा, जब एटम पूछा है तो आपने सिंगल ओ लेना है, जब मॉलिक्यूल पूछा है तो यू हैव टू टेक द मॉलिक्यूल, तो उसमें आपका एटॉमिक मास डिफरेंट हो जाएगा, इट विल बी 32। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने हुए, वही सेम है, इसके एवोगाड्रोस नंबर है, तो वन मॉलिक्यूल का क्या होगा 32 डिवाइडेड बाय 6.022 into 10 to the power 23। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, यू आर गेटिंग 5.314 into 10 to the power -23 grams। इज इट क्लियर? चलिए, नाउ द नेक्स्ट देखो बेटा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मोल ईच ऑफ H2SO4, H2SO3, SO2। ठीक है, अब इन्होंने हमसे मोल्स पूछे हैं। सबसे पहले हम उठा लेते हैं H2SO4 को। अब H2SO4 में आपके एटम कितने हैं सल्फर के, 1, तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। ठीक है बेटा, और आपके एटम इन्होंने ना, आप ये वर्ड को स्पेसिफाई करो कि दिस इज एटम, दिस इज एटम। ओके बेटा, एटम्स देखने, एटम्स मतलब ओ को आप जितनी बार भी गिवन है उतनी बार काउंट करोगे। जैसे H2SO4 है, तो इसमें आपका सल्फर कितने हैं, जस्ट सिंगल एटम है, तो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम्स। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4 एटम्स है, तो दैट मीन्स 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर आपसे ऑक्सीजन एटम ये पूछेंगे कितने हैं, तो इट विल बी 4 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। इसी तरह H2SO3 में आपका बताओ मुझे, सल्फर कितने हुए बेटा, सल्फर एटम्स कितने मोल हुए, 1 मोल, यस, हाँ। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम्स कितने मोल हुए बेटा, H2SO, हाँ जी हाँ जी, H2SO3 में आपके हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, 4, नहीं H2SO3, अच्छा ये 3 हाँ जी, उसमें तो 3 होंगे, 3 हो जाएंगे। अब SO2 में क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सल्फर तो सिंगल है, और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, सेम 2 मोल्स। ठीक है, तो इसमें देखो बिना कैलकुलेशन करे हमने सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा और उसी से ही हमने बता दिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। A silicon chip used in an integrated circuit of a microcomputer has a mass of 5.68 microgram, sorry. So how many silicon atoms are present in this chip? अब इसमें देखो आपको गिवन मास है, मोलर मास आपको निकालना है, अब आपने एटम्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो जो भी n आएगा आपका उसको इनटू एवोगाड्रोस नंबर कर सकते हो, या आप यूनिटरी मेथड फॉलो कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, इसका ग्राम एटॉमिक मास सिलिकॉन का होता है 28 ग्राम। ठीक है जी, अब 28 ग्राम में आपके सिलिकॉन एटम कितने होते हैं, 6 पॉइंट, वही एवोगाड्रोस नंबर आ गया, तो इसका मतलब इसको हमने माइक्रोग्राम में बदल लिया, उसमें इतने आया, तो फिर वही 1 में कितना आएगा और 5.68 में कितना आएगा। सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस थिंग, यू विल बी गेटिंग 1.22 into 10 to the power 20 एटम्स।
जब आपसे कुछ ऐसा गिवन होता है, देखो दो तरीके होते हैं, अगर आपको सीधा लग रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, यूनिटरी मेथड कभी आपको फेल नहीं करेगा, यूनिटरी मेथड विल ऑलवेज बी देयर, वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। ठीक है, नाउ find the number of sodium and sulfate ions in 14.2 gram of sodium sulfate। ओके, अब Na2SO4 सबसे पहले तो हम मोलर मास निकाल देंगे। ठीक है, मोलर मास हमारा आ गया 142। इसका मतलब ये बना कि हमारा 1 मोल जो है वो 142 ग्राम हुआ, और इन्होंने क्या गिवन है 14.2, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो क्या आएगा 0.1। ठीक है, 0.1 आ जाएगा, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, इतने। ठीक है जी, एक एक जीरो कम हो गया ना। हाँ जी। सो वन मॉलिक्यूल में देखो दो तो आपके सोडियम आयंस हैं और वन आपका सल्फेट आयन है, तो सोडियम आयंस कितने प्रेजेंट हुए, ट्वाइस कर लो, और सल्फेट आयंस सेम। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है बेटा।